हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, मैंने चैप्टर नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आज का वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाला है, तो दोस्तों आप एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, इस पूरे रूइन का मेन ट्रेजर ये स्केलेटन होता है और ये स्केलेटन काफी ज्यादा पावरफुल था। इसे डिफीट करने के लिए 5 बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सामने आना पड़ जाता है और एकजुट होकर ये इस स्केलेटन से फाइट करते हैं। ये पांचों मिलकर लास्टली ये स्केलेटन को डिफीट कर देते हैं। जियान क्लास का टेक्निक जियान के हाथों लग जाता है। इधर जियान का ग्रुप और टांगजेन दोनों एक साथ आ जाते हैं और इधर आइस रिवर वैली, हॉल ऑफ स्पिरिट्स, ओल्ड मैन जिंग, हेवनली डीमन फिनिक्स, ये सभी एक साथ मिलकर जियान और जियान के ग्रुप पे अटैक कर देते हैं। जियान यहाँ पे इन सभी बंदों को देखता है जो इस पे और इसके ग्रुप पे अटैक करने आए हैं। 11 पपेट यहाँ पर लाइन में ऑलरेडी खड़े हैं और यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है और इन पपेट का पावर ड्रॉ होकर एक पपेट में जा रहा होता है। अब ये पपेट हुआंग शुआंग से फाइट करने लगता है और इधर जियान खुद पर्सनली इस ओल्ड मैन जिंग से फाइट करने लगता है। इधर पॉइजन गर्ल भी जियान को देख चिंता करती है, मगर इसे अंदर ही अंदर जियान पे यकीन है कि इस बार ये इस ओल्ड मैन जिंग को हैंडल कर सकता है। लास्ट टाइम वैसे भी जियान ने इसे काफी अच्छा सबक सिखाया था, मगर अब जियान भी एक टोटली डिफरेंट पर्सन है। डाउज ऑन 9 स्टार, डाउज ऑन 1 स्टार से टोटली अलग पर्सन होता है कंपेयर टू पावर लेवल में। यहाँ पे जियान के ग्रुप जियान को एक ही एडवाइस देते हैं, अगर तुम इसे हैंडल ना कर सको फिर हीरो बनने का जरूरत नहीं है, तुम वापस आ सकते हो। इधर टांगजेन भी बिंग हे से फाइट कर जियान का हेल्प करता है। अब ये ग्रेट बैटल स्टार्ट हो चुका है। इधर ओल्ड मैन जिंग जियान को देख कहता है, इस बार मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं देने वाला हूँ। लास्ट टाइम बैटल करने के बाद से जियान का इमेज ओल्ड मैन जिंग के माइंड में जो था वही रहता है और इसके कारण अब इसे जियान के पावर को वापस से केयरफुल एग्जामिन करना पड़ जाता है। इधर जियान अपना हैंड साइन चेंज कर अपना मैनिफेस्टेशन रिलीज करता है। अपना फर्स्ट मैनिफेस्टेशन रिलीज करता है, फिर सेकंड और फिर थर्ड मैनिफेस्टेशन। जियान का पावर लेवल यहाँ पर टोटली बूस्ट करता है और इंक्रीज कर डाउजन 3 स्टार तक पहुंच जाता है। जब जियान डाउजोंग लेवल पे था और जब ये इस टेक्निक को यूज करता था तब जियान को 5 स्टार गैप का बेनिफिट मिलता था, मगर अब जबकि जियान डाउजोंग लेवल पे आ गया है अब इसका ज्यादा स्टार इंक्रीज नहीं करता। इस टेक्निक के रिलीज करने के बाद भी डाउजोंग के हर एक स्टार के बीच काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस होता है, मगर फिर भी इसके बावजूद भी जियान यहाँ पे डाउजोंग 3 स्टार तक पहुंच जाता है। अब ऐसा लगता है कि जियान के बॉडी के अंदर अब डाकुई का समुद्र काफी तेजी से फ्लो कर रहा हो। इधर इस टेक्निक को रिलीज करने के बाद यहाँ पे टांगजेन भी जियान की ओर देखने लगता है। टांगजेन भी जियान की ओर देखता है काफी सरप्राइज होकर और जियान को इस टेक्निक को यूज करता देखे इसे ऐसा लगता है कि ये टेक्निक इस बच्चे के लिए ही बना है। अगर इस टेक्निक को टांगजेन भी परफॉर्म करता है फिर इसका पावर लेवल 1 स्टार से भी ऊपर नहीं इंक्रीज करेगा, मगर जियान के हाथों में ये टेक्निक तो एक जादुई स्पेल से कम नहीं काम करता। इधर इस न्यू पावर को देख यहाँ पे ओल्ड मैन सोचता है कि तुम्हारा ये न्यू पावर भी मुझसे फाइट करने के लिए काफी नहीं है। काफी सारे ब्लैक चैनल इसके बॉडी से निकलकर जियान की ओर एक स्नेक की तरह इसकी ओर बढ़ते हैं। इस अटैक के इन्फ्लुएंस में आकर जियान का सोल भी यहाँ पर घबराने लगता है। जियान के बॉडी से ब्राउनिश पर्पल कलर फ्लेम निकलकर इन चेन को जलाने लगता है और इन चेन्स में से सोल के चिल्लाने का आवाज भी सुना जा सकता है। इस तरह का डर्टी ट्रिक अब जियान पे कोई भी काम नहीं करने वाला है। जियान अब अपने हैवी सर को लेकर इस ओल्ड मैन की ओर आगे बढ़ता है, मगर यहाँ पे काफी सारे चेन्स ओल्ड मैन जिंग के सर को घेरे हुए हैं और इसके सर को एक हेलमेट के जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जियान के अटैक से हैवी स्वॉर्ड भी बाउंस बैक करता है। जियान यहाँ पे अपना बैलेंस गेन करता है तुरंत ही और फिर ये रियलाइज करता है कि एक तरह के स्पेस के बीच ये फंस चुका है और इसके चारों ओर स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। ओल्ड मैन जिंग का हैंड क्लॉ जियान को कम्प्लीटली कवर कर लेता है और ये इधर इस अटैक को करते हुए चिल्लाता है डाई। जियान यहाँ पे काफी बड़े हैंड को देखता है जिसमें स्टार ग्लो कर रहे हो और ये हैंड जहाँ से भी पास करते हैं वहाँ पे स्पेस कोलैप्स करना स्टार्ट करता है और एक तरह का ब्लैक होल अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। इस टेक्निक का नाम ग्रेट स्टार हैंड है। अब जियान के पास ज्यादा समय नहीं है। एक बार फिर ये ओल्ड मैन जियान की ओर एक काफी खतरनाक अटैक को लॉन्च करता है और ये जियान के लिए काफी डेडली साबित हो सकता है। इस अटैक का देख जियान यहाँ पे अपने एंगल को सप्रेस कर अब हैंड सील को परफॉर्म करने लगता है और डिवाइन सील का यूज कर फर्स्ट सील, सेकंड सील और थर्ड सील को रिलीज करता है। फिर ये सील एक दूसरे के साथ मिलकर एक काफी मैसिव अटैक को जन्म देते हैं, मगर इन 3 डिवाइन सील को कंबाइन कर भी ये ओल्ड मैन जिंग के अटैक को स्टॉप नहीं कर पाता। एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है और ये देख जियान तुरंत ही अनदर सील को परफॉर्म करता है, 4th डिवाइन सील, सील ऑफ बर्निंग हेवंस, और इस सील को भी पिछले तीनों सील से मर्ज करता है। इन चारों सील से मिलकर एक तरह का क्रिस्टल हैंड फॉर्म होता है और ये हैंड के फॉर्म होने में काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि जब ये चारों सील टेक्निक मिल जाते हैं फिर ये एक तरह का टियान क्लास का टेक्निक को जन्म देते हैं। अब ये सील का पावर कैसा होगा? एक तरह का पावरफुल एनर्जी जियान के हाथों से रिलीज होता है और यहाँ इसके चारों ओर स्पेस भी काफी ज्यादा वॉलेंटली बिहेव करने लगते हैं। अब जियान का ये क्रिस्टल हैंड पाल्म जो कि 4 डिवाइन सील से मिलकर बना है
है ये ओल्ड मैन जिंग के अटैक की ओर आगे बढ़ता है और जाकर कोलाइड करता है। जियान के इस अटैक को देख ओल्ड मैन जिंग को पूरा यकीन था इसे अपने टेक्निक पे और ये सोचता है कि ये जियान के हर टेक्निक को क्रश कर सकता है अपने इस टेक्निक से सिवाय फायर लोटस के। लेकिन ये भूल चुका है कि अब ये बच्चा डाउजोन 9 स्टार पे नहीं है और फिलहाल जियान का पावर लेवल तो डाउजोन 3 स्टार पे मैनिफेस्टेशन के कारण और इनके बीच के रैंक में बस 2 स्टार का ही डिफरेंस है। दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी फ्लो करता है। यहाँ पे ये सभी एक्सपर्ट्स इस अटैक के कोलाइड को होता हुआ देखते हैं। इस तूफान के बीच में ये क्लियर देखा जा सकता है कि इन दोनों का ये काफी पावरफुल अटैक्स एक दूसरे को खत्म करने और एक दूसरे को डोमिनेट करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। दोनों अटैक काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं दूसरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए और देखते ही देखते दोनों अटैक्स डिसअपियर हो जाते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक थे। ये ओल्ड मैन को यकीन नहीं होता कि जियान इसके सबसे बेस्ट अटैक को यूं ही रोक लेगा बिना फायर लोटस टेक्निक को यूज किए हुए। यहाँ पर सभी जियान के पावर को देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली कि इसने ओल्ड मैन जिंग के सबसे बेस्ट अटैक को खुद ही अकेले ही रोका है। किसी को भी यकीन नहीं था कि जियान जो कि अभी डाउजोन लेवल पे आया है ये डाउजोन लेवल के पावर को फुल्ली यूज कर इस लेवल पे फाइट कर सकेगा। ओल्ड मैन जिंग वापस से सीरीज ऑफ ब्लैक चेन्स का अटैक वापस से लॉन्च करता है और ये जियान के सर को इस बार टारगेट करता है। जियान यहाँ पे इसका अटैक को अपने हाथों से रोकता है। अपने हाथों से रोकने के कारण जियान के हाथ काफी ज्यादा नम हो जाते हैं इस मेटल चेन्स के फोर्स के कारण। ये देख के जियान का गार्ड डाउन हो चुका है। ये ओल्ड मैन जिंग तुरंत ही जियान के सामने आ जाता है मगर जियान यहाँ पर तुरंत ही अपना 3000 लाइटिंग मूव का यूज कर काफी सारे आफ्टर इमेज का यूज कर यहाँ से पीछे की ओर हटता है। जियान के ये मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है, हालांकि ये ओल्ड मैन भी कुछ कम नहीं है। ये भी जियान के इस टेक्निक को अपने इल्यूशनरी मूवमेंट टेक्निक से मैच करता है और जियान के करीब जाता है। ये देख जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये मूव इस ओल्ड मैन का सिग्नेचर मूव है। ये कभी भी इस मूव को डाउजोन 5 स्टार के बंदे के नीचे से फाइट करते हुए कभी भी यूज नहीं करता, मगर जियान के लिए ये स्पेशल केस है। जियान का मूव भी यहाँ पे इस ओल्ड मैन के सामने काम नहीं करता, मगर फिर भी ये काफी शांत होकर यहाँ पे अपने वायलेट फ्लेम को रिलीज करता है। इमॉर्टल फ्लेम्स को यूज कर जियान अपने इंजरी को हील करता है और हील करने के बाद भी जियान के पास काफी ज्यादा डॉकी है जिससे ये फायर लोटस को दोबारा से जन्म दे सकता है। अब जियान यहाँ पे हेड ऑन फाइट करता है। फाइट के दौरान जियान इंजर होता है लेकिन ये इमॉर्टल फ्लेम को यूज कर वापस से हील करता है और फिर वापस से फाइट करता है। 3000 बर्निंग फ्लेम ऑफ मिलेनिया इसे इस फाइट के दौरान जिंदा रखते हैं। हालांकि हीलिंग प्रोसेस के दौरान जियान को काफी पेन से गुजरना पड़ता है। इन दोनों का फाइट अब एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। किसी ने कभी भी इस तरह का स्टोरी नहीं सुना था कि डाउजोन 1 स्टार का बंदा डाउजोन 5 स्टार के बंदे से इस लेवल पे फाइट भी कर सकता है, मगर यहाँ पे इन सभी एक्सपर्ट के सामने यह फाइट चल रहा होता है। अगर लॉजिकली बात करें तो जियान को काफी समय पहले इस फाइट को हार जाना चाहिए था, मगर ये अभी भी हेड ऑन इस ओल्ड मैन से फाइट कर रहा है। जब तक जियान के बॉडी में 3000 बर्निंग फ्लेम जल रहा है जियान यहाँ पे कंटिन्यू फाइट करता रह सकता है, मगर इधर ओल्ड मैन इस तरह से कंटिन्यू फाइट नहीं कर सकता है। अब तो इसका डॉक्यू भी खत्म हो रहा है। ओल्ड मैन देखता है कि इधर दूसरी ओर जियान तो बिल्कुल सही सलामत है, ये अभी भी थका हुआ नहीं लग रहा है। हालांकि इधर जियान भी किसी तरह कंटिन्यू फाइट को कर रहा है। ये भी ज्यादा देर इस तरह से फाइट नहीं कर सकता है। इसे भी इस फाइट को जीतने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो इस तरह से फाइट तो जीता नहीं जा सकता है। हीलिंग के दौरान जियान को काफी ज्यादा इंटेंस फील से गुजरना पड़ता है और इसका मसल भी काफी ज्यादा टेंस हो चुके हैं। अब जियान के बैक पे स्ट्रॉन्ग बोन विंग अपीयर होता है। इस विंग का कलर जेड कलर का है और ये क्रिस्टल क्लियर कलर होता है और इस विंग्स में रेड ग्रीन कलर का वेसल्स भी बने हुए हैं। ये कम्प्लीटली मिस्टीरियस दिखते हैं। ये बोन विंग हेवनली डीमन फिनिक्स का विंग्स है। जब से जियान यहाँ पे आया है इनके ट्राइब को देखिए इस चीज को छुपाने का ट्राई कर रहा था, मगर अभी जियान के पास कोई और चारा नहीं होता सिवाय इसे यूज करने का। इधर इस विंग को देखिए यहाँ पे हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब जियान को काफी गुस्से भरे हुए नजरों से देख रहे होते हैं। इस न्यू पावर के साथ जियान अब एक न्यू हैंडसिल को परफॉर्म करता है और इसके हाथों में चारों ओर काफी ज्यादा एनर्जी गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख ओल्ड मैन पीछे हटने का ट्राई करता है, मगर इससे पहले कि ये पीछे हटता एक काफी पावरफुल अटैक आकर इसके पीठ पे लगता है। जियान यहाँ पे काफी ज्यादा लाइटिंग फास्ट मूव करता है। जियान का स्पीड देख ओल्ड मैन को भी यकीन नहीं होता। अब यहाँ पे जियान कहता है, ओल्ड मैन अब मेरा एक और फायर लोटस अटैक को झेल कर दिखाओ। ये कहते हैं जियान के हाथों में 3 हेवनली फ्लेम समन होते हैं और फिर ये तुरंत ही मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख ओल्ड मैन जिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जब ये जियान को वापस इस अटैक को परफॉर्म करता हुआ देखता है ये तुरंत ही जियान की ओर आगे बढ़ता है। इसे अपनी ओर आता हुआ देख जियान अपने विंग्स को फ्लैप करता है और कहता है तुम्हारा स्पीड काफी नहीं है, और जियान इस ओल्ड मैन से दूर भागने लगता है। इसके स्पीड को देख ऐसा लगता है कि ये एक मीटोराइट है। अब यहाँ पे ओल्ड मैन के स्पीड को देख यहाँ पे एक बंदा कहता है अगर तुम्हारा स्पीड काफी नहीं है फिर क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप भी आ चुके हैं। जियान इन एक्सपर्ट्स को देख यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पे 2 न्यू बंदे आ जाते हैं। दोनों ही बंदे अपने विंग्स को फ्लैप कर रहे होते हैं। जियान ने इस तरह का विंग से हुआंग सुआंग के पीठ पे देखा था और इसे देख जाहिर सी बात है कि ये हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप से बिलोंग करते हैं। शायद ये वही बैकअप है जिनके बारे में हुआंग सुआंग सोच रहा था।
अब यहाँ पे 2 डाउजन 5 स्टार के बंदे आ चुके हैं। अगर आज के सिचुएशन को केयरफुली मैनेज नहीं किया गया फिर शायद जियान आज मारा भी जा सकता है। यहाँ पे एक बंदा कहता है टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है, इससे बातचीत क्यों करना, इसके विंग्स को इसके बॉडी से कबाड़ देते हैं और इसे अपने ट्राइब वापस लेके चलते हैं, इसका पनिशमेंट वहीं पे तय होगा। कोई भी अगर इनके ट्राइब के ब्लड को हासिल करना चाहेगा फिर उसे उसका कीमत चुकाना होगा। जियान यहाँ पे खड़े होकर इन दोनों एक्सपर्ट के बातों को सुन रहा था। अगर यहाँ पे ये नहीं होते फिर जियान आज अभी इस ओल्ड मैगजीन पे अपना ये फायर लोटस यूज कर चुका होता, जो कि अभी इसके हाथों में स्पिन कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों भी जियान के हाथों में ये फायर लोटस देखे इसके एनर्जी को फील कर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ओल्ड मैगजीन इन दोनों एक्सपर्ट्स को चेतावनी देता है इस फायर लोटस के बारे में और ये कैसे 3 हेवनली फ्लेम से बनते हैं। अब जियान यहाँ पे इस फायर लोटस को इनकी ओर शूट करता है। ये देखिए दोनों एक्सपर्ट्स हैं अब अपना पावर यूज कर अपने सर के ऊपर ऑरा को फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इधर जियान का फायर लोटस इनकी ओर आगे बढ़ रहा होता है और तभी एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन सुनने को मिलता है। बेल ऑफ डिमोनिक फिनिक्स। इन दोनों एल्डर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब यहाँ पे ये फायर लोटस से निकलने वाले फायर स्टॉर्म को देखते हैं। ये सभी तुरंत ही काफी सारे हैंड सील को परफॉर्म करते हैं और एक काफी बड़ा सा बेल अपीयर होता है। ये अपने डाउकी का यूज कर एक काफी बड़ा सा बेल को क्रिएट कर लेते हैं। फायर स्टॉर्म आकर इस बेल को हिट करता है। कोलिजन के कारण यहाँ पे काफी लाउड साउंड निकलता है, काफी लाउड साउंड सुनने को मिलता है। ये काफी खतरनाक फायर स्टॉर्म यहाँ पे बेल के पूरे साइड को घेर लेता है और ये बेल में क्रैक आना भी स्टार्ट हो जाता है। इन क्रैक को देख इन्हें इनकी आंखों पे यकीन नहीं होता। एक डाउजन 3 स्टार का बंदा इन दोनों डाउजन 5 स्टार के इस बेल टेक्निक को आउटमैच कर दिया है। ये दोनों एल्डर वापस अपने हाथों को हिलाते हैं और अपने डाकू को रिलीज कर बेल को वापस से कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं और फायर स्टॉर्म के फोर्स को रोकने का ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट मोमेंट फायर लोटस के अंदर का पूरा एनर्जी बाहर निकलकर इस बेल पे आकर बरसता है और इस बेल को ही फायर लोटस कंज्यूम करने का कोशिश करता है। लगातार फायर स्टॉर्म इस बेल को हिट करने लगता है और इससे कंटिन्यूअस रिंगिंग का साउंड आता है, टन टन टन, और देखते ही देखते इनका बेल भी टुकड़ों में टूट कर बिखर जाता है। अब इस एक्सप्लोजन का फोर्स अब इन एल्डर्स को आकर लगता है। अब ये थोड़ा पीछे की ओर हटते हैं। इधर यहाँ ओल्ड मैगजीन इन दोनों इडियट से ज्यादा दूरी पे नहीं था। ये इन्हें देख समझ जाता है कि ये भी सदमे में जा चुके हैं मेरा जैसा उस वक्त हाल हुआ था। मैं जैसे उस वक्त सदमे में गया था। फर्स्ट टाइम जब कोई भी जियान के फुल पावर को देखता है तो वो पक्का ही सदमे में चला जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों एल्डर्स जियान को कैप्चर करने को कहते हैं। सडनली यहाँ पे पॉइजन गर्ल कहती है हमें चारों ओर से घेर लिया गया है। इन वर्ड्स को सुनकर जियान अब अपने चारों ओर देखता है। फिर यहाँ पे चारों ओर काफी सारे एक्सपर्ट आ चुके हैं। यहाँ पे चारों ओर काफी सारे एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं। करीबन 100 एक्सपर्ट्स होंगे और ये पूरे एरिया को सराउंड कर लेते हैं। जियान के सामने 2 एल्डर है। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे पूरे 4005 स्टार के बंदे जियान के सामने होते हैं। यहाँ पे ये फ्रूट के लिए आए हैं मगर जियान के विंग्स को देख अभी ये इस विंग्स को भी मांगते हैं। यहाँ पे जिया इन्हें देख हंसने लगती है और इस हंसी को सुनकर हुआंग शुआंग इस लड़की की ओर देखने लगता है और ये कहता है हाँ ऐसे नीरज ड्रैगन तुम भी तो हो यहाँ पे। हम तुम्हारे ट्राइब को ऑफर नहीं करना चाहते हैं मगर ये फ्रूट हमें चाहिए। फ्रूट ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ऑरिजिन। 4005 स्टार के बंदे इनका अपोजिट है और साथ ही हॉल ऑफ सोल से ओल्ड मैगजीन भी इनका अपोजिट खड़ा है। इस सिचुएशन को देख और जियान के फेस पे चिंता को देख जिया कहती है डोंट वरी, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जिया आगे आती है और एयर में थोड़ा ऊपर की ओर राइज करती है और अपने हाथों को आगे कर अपने हाथों का टैटू को घूरने लगती है। फिर ये टैटू से गोल्डन कलर का लाइट निकलता है और फिर नेक्स्ट मोमेंट ये फ्रूट ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ऑरिजिन इसके हाथों में अपीयर होता है और ये इन सभी को देख कहती है तो तुम सबको ये चाहिए, हाँ ये मेरे पास है और आकर मुझसे ये लेकर दिखाओ। जियान भी इसका हरकत को देख के थोड़ा सरप्राइज होता है। हालांकि जिया हमेशा से ही एक बच्चे की तरह बिहेव करती है मगर फिर भी ये कोई बेवकूफ नहीं है। इधर हुआंग शुआंग कहता है ये मत समझो कि तुम ऐसे नीरज ड्रैगन से हो, फिर तुम अकेले ही हमें डरा सकती हो। देखते ही देखते जिया के पास 3 एक्सपर्ट तेजी से फ्लाई कर इसके सामने अपीयर हो जाते हैं। अगर ये फ्रूट इन्हें मिल जाता है और इसके पावर को ये यूज कर पाते हैं फिर एक न्यू ब्लड लाइन को ये जन्म दे सकते हैं। एक ऐसा ब्लड लाइन जो ऐसे नीरज ड्रैगन से भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। मगर जैसे ही ये इस फ्रूट को जिया के हाथों से छीनने का ट्राई करते हैं जिया के पीछे स्पेस ओपन होता है और एक तरह का पैसेज क्रिएट होता है और ये काफी बड़ा पैसेज था और इस पैसेज में से एक काफी पावरफुल बंदा सामने आता है और जब ये सामने आता है फिर इसमें से काफी ज्यादा प्रेशर यहाँ इस एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो जाता है। यहाँ इस पर्सन को देखिए हेवनली डीमन फिनिक्स के लोग काफी ज्यादा सदमे में चले जाते हैं। ये पर्सन आते ही कहता है ऐसे नीरज ड्रैगन ट्राइब के लोगों को तुम जैसे बर्ड को छूने का परमिशन नहीं है। एक पावरफुल पर्सन का आवाज यहाँ पे पूरे जगह पे गूंजता है और काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन ऑरा यहाँ इस पूरे प्लेस में सभी को फील होता है। यहाँ इस ऑरा को फील कर सभी काफी ज्यादा फ्राइटन हो जाते हैं। यहाँ हेवनली डीमन फिनिक्स के लीडर भी इस स्पेस पैसेज से आते हुए इस पर्सन को देख घूरते रह जाते हैं और ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। एक तरह का डर इन सभी की आंखों में देखा जा सकता है। हालांकि ये हेवनली डीमन फिनिक्स भी इस बीस्ट रीजन में एक मेजर फोर्स में से एक है मगर इन दोनों ट्राइब के बीच काफी बड़ा डिफरेंस है और एक तरह से कहा भी जा सकता है कि इस बीस्ट रीजन का
ट्रू रूलर जो है ये एशियन नीडर ड्रैगन ही है। हेवनली डीमन फिनिक्स इतने समय से अपने पोजीशन को इस बीस्ट रीजन में मेंटेन किए हुए है, मगर फिर भी ये कभी भी एशियन नीडर ड्रैगन के खिलाफ कभी भी नहीं आते, कभी भी सामने नहीं आते। ये किसी भी तरह का इनसे पंगा नहीं लेते। अभी ये एक एशियन नीडर ड्रैगन के चाइल्ड के सामने काफी उछल रहे थे, मगर जैसे ही ये पर्सन यहाँ इनके सामने में आता है, ये देख इन सभी का बोलती बंद हो जाता है। इधर ये 3 एल्डर जो जिया के पास आए थे इसे फ्रूट छीनने के लिए, ये इस पर्सन की ओर देखे, ये भी इस पर्सन की ओर देख एक जगह पे फ्रोज हो जाते हैं। ये मूव भी नहीं कर पाते कुछ सेकंड के लिए। अब जब ये अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हैं, फिर वापस ये मुड़कर यहाँ से भागने का सोचते हैं, मगर इतने में ही ये पर्सन अपने हाथों को हिलाता है और एक जायंट डायमेंशनल पाल्म निकल कर सामने आता है। एक काफी बड़ा हाथ यहाँ पे निकल कर सामने आता है और इस बड़े डायमेंशनल पाल्म से ये इन तीनों एल्डर को थप्पड़ मारता है, एक जोरदार थप्पड़ जो कि गाल पे निशान भी बना देता है। इस थप्पड़ से इन तीनों एल्डर के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है और इस थप्पड़ के कारण ये नीचे जा गिरते हैं। इस पर्सन को देख ये सभी के दिलों में डर बढ़ने लगता है। ये तीनों एल्डर जो कि डाउ जोन 5 स्टार पे हैं, ये एक थप्पड़ भी हैंडल नहीं कर सके इस पर्सन का, इतना ज्यादा पावरफुल है ये पर्सन। इस तरह का सीन देख यहाँ पे जियान और इसका ग्रुप भी काफी स्पीचलेस हो जाता है। इस पर्सन का पावर पक्का ही डाउ जोन 7 या 8 स्टार पे होगा। यहाँ जो बिंघे है आइस रिवर वैली से, ये टांग जिंग से फाइट कर रहा था। जब ये थप्पड़ का आवाज सुनता है, फिर ये भी फाइटिंग रोक देता है और इधर की ओर देखने लगता है। इसने अपने पूरे लाइफ में बस कुछ ही टाइम एशियन नीडर ड्रैगन के ट्राइब के लोगों से मिला है। पूरे बीस्ट रीजन में ये ट्राइब काफी मिस्टीरियस है। यहाँ इस ट्राइब के एक पर्सन को देखे अब इसका भी पसीना छूटने लगता है जब ये देखता है कि जियान को ना सिर्फ वू क्लैन से सपोर्ट हासिल है, बल्कि इसे सपोर्ट देने के लिए एशियन नीडर ड्रैगन से ये पर्सन भी यहाँ पे आ चुका है। ये काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ इस पर्सन को देख इसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होता है, इस पर्सन को किसी भी हालत में इसे छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पे सभी एक्सपर्ट्स इस पर्सन को देख फियर फील करने लगते हैं। यहाँ पे ये ब्लोन मैन आ गया तो इस पर्सन को देख कहता है, एल्डर आप एशियन नीडर ड्रैगन में एक एल्डर हो गए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आकर हम यंग जनरेशन के सामने इस तरह से बिहेव करो, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये ब्लॉन्ड मैन काफी ज्यादा एरोगेंट होता है। यहाँ इसका फेलो ट्राइब मैन इस पर्सन को देख काफी ज्यादा फियर फील कर रहे होते हैं और ये आगे आकर इस पर्सन को यहाँ पर गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है। ये सुनकर ये पर्सन कहता है, तुम सब बर्ड्स इडियट्स हो, मेरे क्लैन के एक बच्ची पे अटैक कर रहे हो। जो भी यहाँ पे पीटना नहीं चाहता है वो सिंपली यहाँ से पीछे हट जाए, मुझे मजबूर मत करो, ये अच्छा नहीं होगा। ये फ्रूट ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ओरिजिन को तुम जैसे बर्ड को टच नहीं करना चाहिए। इसके इन वर्ड्स को सुन यहाँ पे सभी काफी ज्यादा इंटेंस फियर फील करते हैं और साथ ही ये ब्लॉन्ड मैन भी अब ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और ये भी पीछे हट जाता है। अब ये पर्सन जिया को देख पूछता है, बच्ची इस बार तुम्हारे अंकल है, ज्यादा लेट तो नहीं आए। यहाँ पे जिया ओल्ड मैन सिंह की ओर देख अपने फिंगर को पॉइंट करती है और कहती है, इस पर्सन पे ध्यान देने का जरूरत है। ये देखिए ओल्ड मैन सिंह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये तुरंत ही कहता है, कौन मैं हॉल ऑफ सोल से हूँ। ये सुनकर ये पर्सन जिसका नाम हे क्विंग है, ये कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें आज मार दूं फिर क्या होगा? हॉल ऑफ सोल क्या हम एशियन नीडर ड्रैगन से वॉर के लिए आगे आएंगे? अभी अपने पाम को रेज करता है और फिर ओल्ड मैन सिंह पे अटैक करता है। ये देख ओल्ड मैन सिंह अपने डाकुई को रिलीज करता है और खुद को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है, मगर ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। इसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और ये पीछे करीबन 20 मीटर फ्लाई कर जा गिरता है। अब जब ओल्ड मैन सिंह अपने ब्लड को साफ कर हे क्विंग की ओर देखता है, ये जानता है कि सेन का बोन हासिल कर पाना जियान से अब पॉसिबल नहीं है। अब जबकि हे क्विंग यहाँ पे पहुंच चुका है, इसे अपना आइडिया जियान से बोन लेने का ड्रॉप करना होगा। इसे अपना आइडिया गिव अप करना पड़ जाता है। एल्डर हे क्विंग अब जिया की ओर देखते हैं और इनके बीच थोड़ा बहुत बातचीत भी चलता है और फिर जिया इन्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है। जियान भी इनके सामने आकर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। अब ये जियान को देख कहते हैं, तुम सिया सुन के डिसेंडेंट होना, मैं काफी लॉन्ग टाइम तक जिया हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सियाओ क्लैन तुम जैसे यंग मैन को रेज कर सकेगा दोबारा से। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जियान का क्लैन भी एक एशियन क्लैन में से एक है। टोटल 8 एशियन क्लैंस है। जियान के क्लैन में जो सबसे बेस्ट एक्सपर्ट था वो सिया सुआन था। काफी कम एक्सपर्ट है जो इस नाम को अभी भी जानते हैं। एल्डर हे क्विंग बताते हैं कि जब मैं जिया के एज में था तब मैं सिया सुआन से मिला था। अब ये अपने आसपास देखते हैं और कहते हैं, ओके ठीक है, आओ चलते हैं यहाँ से, ये जगह सही नहीं है बात करने के लिए, यहाँ पे कोई भी न्यू प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अब ये अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जियान और बाकी इसके साथी यहाँ इसमें इंटर करते हैं। यहाँ से जाने से पहले हे क्विंग इन हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब से कहते हैं, तुम सब ये सोचना बंद कर दो कि हम रेयर इंडिविजुअल्स हैं। हमारा ट्राइब तुम्हारे एशियन ट्राइब से भी नहीं डरता था। तुम उनके डिसेंडेंट क्या ही कर लोगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड लाइन के सहारे फाइट करते हो। इनकी वार्निंग को सुनकर हेवनली डीमन फिनिक्स का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इधर ब्लॉन्ड मैन जियान और बाकी को जाता हुआ देखकर अपने एल्डर हुआंग शुआन से पूछता है, एल्डर क्या हमें इन्हें फ्रूट के साथ यूं ही जाने देना चाहिए? एल्डर हुआंग शुआन कहते हैं, तुम्हारे पास कोई बेहतर सोल्यूशन है तो बताओ फिर। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सभी मिलकर भी इस पर्सन को सीरियसली वुंडेड नहीं कर सकते हैं। इधर फेंग क्विंग कहती है, अगर वो छोटी लड़की यहाँ पर ना होती फिर
ये फ्रूट आज हमारा होता। हमारे ट्राइब ने इस बार काफी सारे एक्सपर्ट को भेजा है हमारे हेल्प करने के लिए और अब हमें यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। इस सिचुएशन को देखकर एल्डर हुआंग फिर कहते हैं, आओ चले हम वापस से जाकर अपने एंसेस्टर के उस स्केलेटन को लेकर अपने क्लैन चलते हैं। उस स्केलेटन से कुछ का मुंह तो हम बंद कर ही सकते हैं। अब इसका क्या फायदा होगा और क्या नहीं ये तो मैं भी नहीं जानता। जाने से पहले ये भी कहते हैं, बस थोड़ा वेट करो, बस थोड़ा वेट करो जियान, तुम और तुम्हारा पेवेलियन ऑफ फॉलन स्टार हम खुद ही आकर पर्सनली डिस्ट्रॉय कर देंगे। इधर जियान और बाकी बोन चोटी से 50 किलोमीटर दूरी पे पोर्टल से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे एल्डर हे क्यूंग जाने से पहले जियान को थैंक यू कहते हैं जिया का ध्यान रखने के लिए। जियान भी जब जिया से पहली बार मिला था फिर ये जानता नहीं था कि ये इतनी हाई पोजीशन पे होगी और वैसे भी ये इसे हमेशा से ही अपने लिटिल सिस्टर के जैसा ट्रीट करता आया है, नथिंग मोर देन दैट। इधर जिया कहती है, उस जगह पे मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ, वहाँ पे कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है। ये सुनकर एल्डर हे क्यूंग कहते हैं, इस बार ये ऑर्डर उन ओल्ड मैन से आया है और तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो। इस बार तुम्हें हमारे साथ हमारे ट्राइब जाना ही होगा, तुम्हें हमारे ट्राइब का इनहेरिटेंस भी कंप्लीट करना होगा और साथ ही तुमने रूइंस में जो ये फ्रूट है, फ्रूट ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ओरिजिन ढूंढा है, इसे तुम्हें ही आकर हमारे ट्राइब में डिलीवर करना होगा। तो आओ चले। अगर तुम इस तरह इनके साथ जाओगी फिर तुम सिर्फ और सिर्फ इन पर बोझ ही बनकर रह जाओगी, मगर अगर तुम हमारे इनहेरिटेंस को हासिल कर लेती हो फिर तुम ट्राइब छोड़कर बाहर भी जा सकती हो। उस वक्त तुम काफी पावरफुल बन जाओगे और तब तुम जियान का भी हेल्प कर सकोगी, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। इनके साथ जैंग भी जाता है। एक ड्रैगन ब्लड लाइन को कैरी करने के कारण इसे भी एल्डर हे क्वीन अपने साथ आने को कहते हैं और इसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे ट्राइब के लोग पहले हमारे ट्राइब को सर्व किया करते थे, तुम हमारे साथ आओ, तुम्हें भी जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। यहाँ पे पॉइजन गर्ल जिया को अच्छे से ट्रेन करने को कहती है। एल्डर हे क्वीन इन्हें हॉल ऑफ सोल से सावधान रहने को कहते हैं, उनसे ज्यादा उलझने को नहीं बोलते। इस पे जियान कहता है, उनके पास मेरे फादर है तो मुझे उन्हें सेव करना ही है। ये सुनकर ये भी काफी हैरान होते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के बारे में सोच रहा है। अब एक दूसरे को गुड बाय बोलने के बाद यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और इसके साथ जिया और एल्डर और फिर जैंग ये सभी इसके साथ डिसअपियर हो जाते हैं। इधर जियान का भी मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब इसके पास फ्रूट ऑफ सोल फेटस भी है, तो ये अपने टीचर के लिए एक बॉडी को भी रेडी कर सकता है। अब मास्टर यालो का भी सोल का प्रॉब्लम इस फ्रूट से सॉल्व हो सकता है। अब जबकि जियान और इसका ग्रुप है हेवनली डीमन फिनिक्स और साथ ही अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन ट्राइब से पंगा ले चुके हैं, फिर ये बीच रीजन में ज्यादा देर तक एक जगह पर रुक तो नहीं सकते हैं, ये इनके लिए काफी खतरनाक होगा। अब सभी लौटने का तैयारी करने लगते हैं और सभी वापस अपने पवेलियन को लौटने लगते हैं। इधर पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार में मास्टर यालो बैठकर अपने स्पिरिचुअल पावर को वापस से गेन कर रहे होते हैं और जैसे जैसे ये अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करते हैं यहाँ पे पवेलियन में काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। यहाँ इस पवेलियन में सभी डिसाइपल इनके स्पिरिचुअल पावर को फील कर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। यहाँ पे सीनियर फेंग और मास्टर यालो जियान और उसके ग्रुप के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्हें वो फ्रूट मिला होगा या नहीं। अब तो काफी समय भी हो चुका है। मास्टर यालो अपने आंखों को खोलते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मास्टर यालो यहाँ पे अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड्स को इनवाइट किए थे, तब जब ये अलाइव थे इनके भी कुछ फ्रेंड थे। ये यहाँ पे मास्टर यालो को इनके डिसाइपल के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे सीनियर फेंग को इनके पवेलियन गेट का ओपन होने का फील होता है और इस गेट से काफी लोग इंटर करते हैं और इन्हें इनमें फेमिलियर फेसेस भी दिखता है। जियान यहाँ पे अपना पवेलियन पहुंच चुका है एक लॉन्ग जर्नी के बाद और ये अपने मास्टर यालो के पास आकर कहता है, मास्टर मैंने आपको डिसअपॉइंटेड नहीं किया है। ये सुनकर सीनियर फेंग भी काफी खुश होते हैं और जियान के कंधे पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, वेल डन, तुमने अच्छा काम किया है। अब मास्टर यालो जियान से इसके ट्रिप के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं क्या वहाँ पे कोई डेंजर था। जियान बताता है कि सब ठीक है, वहाँ पे काफी अमेजिंग इवेंट्स था मगर सब ठीक है। जियान की बातों को सुनकर मास्टर यालो समझ जाते हैं कि वहाँ पे भी हॉल ऑफ सोल पहुंच चुके थे। अब जियान इनके सामने एक वुडन बॉक्स निकालता है और ये बॉक्स को मास्टर यालो को देता है। इस बॉक्स के अंदर के फ्रूट को देख सभी काफी ज्यादा अमेज होते हैं और साथ ही ये फ्रूट एक टॉप क्वालिटी का फ्रूट है। मास्टर यालो के फेस पे स्माइल आ जाता है। अब मास्टर यालो अपने खोए हुए सोल एसेंस को गेन कर सकते हैं। अब जियान यहाँ पे कहता है, टीचर आपको अभी जाकर इस फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए और फिर हम आपके लिए एक बॉडी को रेडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। टीचर यहाँ पे जियान से पूछते हैं कि क्या तुम अपने फादर को मिस करते हो। जियान अपने फादर के बारे में सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मास्टर यालो से भी ज्यादा लंबे समय के लिए जियान के फादर हॉल ऑफ सोल में कैद है। हॉल ऑफ सोल ने उन्हें तब कैद किया था जब जियान मिस्टिक क्लाउड से बदला लेने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। जियान के फादर को हमेशा से लगता था कि जियान सियाओ क्लैन को रिवाइव कर सकता है और इनके क्लैन को इनके ग्लोरी तक पहुंचा सकता है। अभी जो जियान का करंट पावर लेवल है इससे ये जीमा एम्पायर में एक लेजेंडरी फिगर बन सकता है और इधर सेंट्रल प्लेन में भी अभी डाउजन एक्सपर्ट्स के साथ खड़े होने लायक हो चुका है। अगर आज इसका फादर इसके साथ होते फिर वो भी काफी ज्यादा खुश होते अपने बेटे की इस तरह के डेवलपमेंट को देखकर और अपने बेटे की इस तरह की कामयाबी को देखकर। जियान यहाँ पे कहता है, मैं अपने फादर को जरूर सेव करूंगा, नहीं तो मैं अपने भाइयों के पास किस मुंह से जाऊंगा। ये सुनकर मास्टर यालो कहते हैं, ओके टीचर तुम्हारा हेल्प जरूर करेंगे, चिंता मत करो। अगर मुझे मेरा लाइफ फिर से खोना पड़े फिर भी मैं तुम्हारे फादर को जरूर सेव करूंगा। ये सुनकर जियान के आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर ये पूछता है, टीचर क्या आपको पता है कि मेरे फादर को हॉल ऑफ सोल ने कहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। मास्टर यालो कहते हैं, हो सकता है कि इस पूरे सेंट्रल प्लेन
प्लेन में। तुम्हारे फादर उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो कहाँ पे है मुझे भी नहीं पता है। वो इस सेंट्रल प्लेन के किसी भी रीजन में हो सकते हैं। गू क्लैन के पास अपना एक खुद का ही किंगडम है। उनके तरह हॉल ऑफ सोल का भी फाउंडेशन वीक नहीं है। अब ये सुनकर जियान पूछता है, तो मास्टर क्या हॉल ऑफ सोल का भी कोई अपना किंगडम है फिर? इस पे मास्टर कहते हैं हाँ, किंगडम ऑफ सोल्स। हालांकि इसके बारे में बहुत कम को पता है और वहाँ पे कैसे जाया जाए किसी को भी नहीं पता है। तो लगता है कि जियान के फादर यहाँ इस किंगडम ऑफ सोल में ही कैद है। जियान यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने रिंग से टाउ से जेड को निकाल कर देखने लगता है। इसे अभी भी नहीं पता है कि ये है क्या और इसे कैसे यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जी9 एकेडमी में ये थोड़ा बहुत रिएक्शन को शो किया था, मगर तब से अब तक कोई भी हरकत नहीं है और ये रियली में क्या है इसके बारे में जियान को भी नहीं पता है। मास्टर यालो बताते हैं कि हॉल ऑफ सोल काफी मिस्टीरियस फैक्शन है। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन सही है फिर हॉल ऑफ सोल का पुराना नाम हुंग क्लैन है। इस नाम को सुनकर जियान सोचता है कि क्या ये भी एक एशियन क्लैन है गू क्लैन के जैसे? मास्टर कहते हैं हाँ। मास्टर कहते हैं मैं सिर्फ अभी इतना ही बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, फिर चाहे तुम अगर हॉल ऑफ सोल से भी फाइट करोगे तब पर भी। यहाँ पे टीचर और डिसाइपल में एक इमोशनल इवेंट चलता है और दोनों एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। अब जबकि इनका कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है, मास्टर यालो इस फ्रूट को लेकर चले जाते हैं इसे एब्जॉर्ब करने के लिए। अब कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वापस से जियान के सर पे एक न्यू टेंशन आ जाता है, स्नेक गर्ल का पॉइजन को ठीक करना। एक इंपीरियल पाइथन पॉइजन जो कि हार्ट को कोरोड करता है, यानी कि धीरे धीरे इसे ये खत्म करता है। एक ऐसा पॉइजन जो कि सेंट्रल प्लेन में काफी ज्यादा फेमस है और इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। मगर कुछ दिन तक इसका सोल्यूशन ढूंढने के बाद जियान को एक रास्ता मिलता है इसे डील करने का। यहाँ पे पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार में काफी माउंटेन्स और काफी केव है। यहाँ इनमें से एक केव में जियान यहाँ पे आकर यहाँ इस केव के अंदर एक पूल में कुछ लिक्विड और सब्सटेंस को मिलाकर यहाँ इस केव में डाल रहा होता है। इस पूल का पानी भी अब रेड कलर में कन्वर्ट होने लगता है। जियान यहाँ पे काफी पिल्स को पूल में डालता है और अब जबकि ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे स्नेक गर्ल को कहता है अपने कपड़े उतार के इस पूल में एंटर करो। अगर तुम इस पूल के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हो फिर शायद तुम अपने अंदर के एनर्जी को बैलेंस कर सको। ये सुनकर स्नेक गर्ल ब्लश करने लगती है और साथ ही थोड़ा शर्माने भी लगती है। जियान को यहाँ पे कंटिन्यू कुछ इंग्रेडिएंट्स को और साथ ही पिल्स को इन पूल में ऐड करते रहना होगा और इस कारण से ये यहाँ से जा नहीं सकता है और एक लड़के के सामने ये अपने कपड़े को खोलकर इस पूल में एंटर करने से थोड़ा शर्माती है। यहाँ पे स्नेक गर्ल इस पूल में एंटर करती है। ये यहाँ इस पूल में जियान की ओर पीट कर खड़ी होती है। जियान यहाँ पे इसके बैग को देख रहा होता है और इसके बैग में एक तरह का टैटू अपीयर होता है। इस टैटू को देख जियान इस टैटू के बारे में समझने लगता है कि ये है क्या। जब ये ऐसा कर रहा था, इस टैटू के अंदर का स्नेक का आई ओपन होता है और काफी ज्यादा इमोशन इस स्नेक से निकलकर जियान के बॉडी में एंटर करता है और ये इमोशन जियान के बॉडी में फ्लो करने लगता है। इस तरह का इमोशन को फील कर जियान यहाँ पे पीछे की ओर हटता है और काफी ज्यादा ये सावधान हो जाता है। जब ये इमोशन जियान के बॉडी में इवोपरेट होता है फिर ये थोड़ा रिलीफ फील करता है। मगर इस तरह का टैटू इसके बैक पे कैसे अपीयर हुआ, ये मिस्टीरियस टैटू को जियान वापस से देखने लगता है। हालांकि इस बार ये काफी केयरफुल था। इस टैटू का मेन पार्ट पानी के अंदर था और ये पूरे टैटू को देख नहीं पाता। इसे देखने से अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन भी इसके जैसा नहीं लग रहा था। तो ये है क्या? थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचने के बाद जब ये देखता है कि पूल के वाटर का कलर अब वापस से फीका पड़ रहा है, फिर ये वापस से कुछ बॉटल्स को निकालकर इस पूल में रेड लिक्विड को डालता है। जियान यहाँ पे स्केप में पूरे समय के लिए था और ये यहाँ पे रहकर काफी इंग्रेडिएंट्स को इस पूल में डालता है, करीबन 100 इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ कुछ दिन बैठने के बाद जियान के मन में अभी भी इस टैटू को लेकर सवाल चल रहे होते हैं। ये टैटू में जो बीस्ट है वो पक्का ही कोई ना कोई एशियन स्नेक ही होगा। यहाँ पे जियान पूल के नजदीक बैठा हुआ था और तभी इसे पूल में कुछ आवाज सुनने को मिलता है। जब जियान यहाँ पे आकर देखता है फिर इस पूल में नीचे से कुछ दिखता है और ये देखकर ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जब जियान यहाँ पे इस पूल में ट्रिपल पुपिल्स ऑफ द जेड फ्लावर स्नेक को देखता है, ये तुरंत ही पीछे की ओर हटता है। यहाँ पे 9 हेडेड स्नेक जियान की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये देख जियान भी काफी ज्यादा फ्राइटन हो जाता है। इस स्नेक का आई बिल्कुल स्नेक गर्ल जैसा लगता है। इसे देख जियान यहाँ पे स्नेक गर्ल का नाम कसकर पुकारता है। नाम को पुकारने के बाद यहाँ पे स्नेक गर्ल अपने सेंसेस को गेन करती है और फिर ये अपने बीस्ट फॉर्म से वापस से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जियान यहाँ पे गिरते हुए इस लड़की को कैच करता है और इससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? स्नेक गर्ल अपना आंख खोलती है और ये खुद को जियान के बहाव में पाती है। ये काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और काफी पैनिक होकर तुरंत एक पत्थर के पीछे भागती है। अब ये यहाँ पे अपने कपड़ों को चेंज कर जियान के पास आती है और ये अभी भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। इधर इसे देखकर जियान पूछता है क्या हुआ था। ये सुनकर स्नेक गर्ल कहती है ये सोल ऑफ एशियन हेवनली सर्पेंट का था। ये सुनकर जियान में काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। कहा जाता है कि एशियन हेवनली सर्पेंट के पास उस तरह का एबिलिटी होता है जिससे ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इनका लेवल हेवनली डीमन फिनिक्स से थोड़ा कम होता है और ये ना सिर्फ कम पाए जाते हैं बल्कि इस एरा में तो ये बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। यहाँ पे ये बताती है कि ये इस एशियन हेवनली सर्पेंट के फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाती है, बल्कि जब ये इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तो इसे ऐसा लगता है कि कोई और ही इसको बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो और इसको बॉडी पर कंट्रोल गेन करने का कोशिश करता है। स्नेक का दो ही स्पीसीज है, एक एशियन हेवनली सर्पेंट और दूसरा पाइथन स्वेलिंग हेवन। और आजकल पाइथन स्वेलिंग हेवन के डिसेंडेंट ये अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन है। ये सुनकर जियान को तुरंत ही क्रू मेडुसा का इवोल्यूशन का याद आता है। ये बताती है कि इसका पावर 1001 स्टार पे है और अगर ये अपने
आंखों का यूज करे फिर ये डाउ जोन 4 स्टार के बंदों को कंट्रोल कर सकती है। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये तो भूल ही गया था कि ये स्नेक लाइक फॉर्म को कंट्रोल कर सकती है। अब जियान यहाँ पे कहता है अब जबकि तुम्हारा पॉइजन खत्म हो चुका है फिर आओ चलते हैं यहाँ से। जब जियान अपने टीचर के पास आता है और पूछता है टीचर क्या आपने फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लिया है, मास्टर यालो अपने आंखों को खोलकर जियान को देखते हैं और कहते हैं हाँ, हीलिंग इफेक्ट मेरे सोल का इस फ्रूट के कारण काफी अच्छा था। अब मेरा सोल पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये सुनकर जियान पूछता है तो क्या हम फिजिकल बॉडी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं क्या? इस पर मास्टर यालो कहते हैं इसके लिए हमें काफी इंग्रेडिएंट का जरूरत होगा। इस पर जियान बताता है कि चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। जियान बताता है कि इन पिछले सालों में मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को जमा कर लिया है। जियान यहाँ पे एक जेट बोतल को निकालता है और इसके अंदर में एक मेडिसिन पिल है, एक ड्रैगन के आई जैसा। इस पिल को देख यहाँ पे सीनियर फेंग कहते हैं क्या ये रैंक 8 का पिल है? जियान बताता है कि हाँ, ये रैंक 8 का मेडिसिन पिल है जो कि 5 डिफरेंट कलरफुल थंडर क्लाउड को गैदर किया था। ये देख कर मास्टर यालो भी जियान को काफी हैरानी से देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा एल्केमी स्किल कब से इतना ज्यादा बेहतर हो गया है? सीनियर फेंग बताते हैं कि चिंता मत करो, ये पिल कलेक्शन का चैंपियन है और ये जल्दी तुम्हें पीछे छोड़ आगे निकल जाएगा। और ये कहकर ये हंसने लगते हैं। फिर जियान यहाँ पे एक दूसरा बॉटल निकालता है। इसके अंदर रेड ग्रीन ब्लड डैश है और इसमें से काफी प्योर एनर्जी इमिट हो रहा था। और ये कहता है ब्लड एसेंस ऑफ हेवनली डीमन फिनिक्स उतना बेस्ट नहीं है मगर ये भी यूज किया जा सकता है, ये भी यूजफुल होगा। और फिर जियान कहता है स्केलेटन के लिए मेरे पास एक बेस्ट है, डाउ जोंग लेवल का बेस्ट स्केलेटन। यहाँ पर जियान सबके सामने निकाल कर रख देता है। यहाँ पे इन सभी इंग्रेडिएंट्स को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जियान ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर चुका है मगर यहाँ पे सीनियर फेंग कहते हैं सब कुछ तो ठीक है मगर ये स्केलेटन कुछ खास नहीं है, मेरे पास इससे भी बेहतर है। और ये डाउ जोन 4 स्टार के बंदे के स्केलेटन को सामने निकाल कर रख देते हैं। इस बंदे से इन्होंने पास्ट में फाइट किया था और इसे मार दिया था मगर इस तरह के ऑकेशन के लिए इन्होंने इसके स्केलेटन को संभाल कर रखा हुआ था। अब इस तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ मास्टर यालो पक्का ही अपने फॉर्मा ग्लोरी तक पहुंच सकते हैं। सीनियर फेंग यहाँ पर सोचते हैं कि क्या मास्टर यालो डाउ जोन लेवल तक पहुंचे सेंट लेवल तक पहुंच सकेंगे, यानी कि रिवाइव के समय में क्या ये डाउ स्ट्रिंग लेवल तक पहुंच सकेंगे? सेंट और डाउ स्ट्रिंग लेवल एक ही लेवल होते हैं। ये सुनकर मास्टर यालो कहते हैं कि डाउ जोन क्लास और डाउ स्ट्रिंग क्लास में काफी ज्यादा अंतर होता है। डाउ जोन क्लास का वॉरियर अगर रेयर है फिर डाउ स्ट्रिंग क्लास का वॉरियर रेयरेस्ट अमंग रेयरेस्ट होता है और ये सेंटर प्लेन में सबसे टॉप लेवल पे आते हैं। जियान यहाँ पे सेंटर प्लेन में काफी लंबे समय से है मगर फिर भी ये एक बार भी नहीं किसी भी डाउ स्ट्रिंग लेवल के वॉरियर से मिला है। अब यहाँ पे मास्टर यालो कहते हैं अब जबकि सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हैं तो हम इस प्रोसेस को कल स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस मैटर को मास्टर यालो से डिस्कस करने के बाद जियान अपने रूम में जाता है और यहाँ पे आकर ये अपने रिंग से रिप केज को निकालता है जो कि इसे एशियन रूइन में मिला था जिसके अंदर टियान क्लास का टेक्निक है। अब जबकि इसे फ्यूचर में काफी पावरफुल बैटल को फाइट करना है तो इसे अपना कॉम्बैट एबिलिटी को भी इंक्रीज करना ही होगा। अगर जियान इस तरह के टेक्निक को सीख सका फिर इसके लिए काफी अच्छा होगा। और वैसे भी जियान तो पर्सनली इस टेक्निक को एशियन रूइन में एक्सपीरियंस कर चुका है। इस तरह का टेक्निक कितना ज्यादा टेरर रेज कर सकता है ये हमने देखा ही है। जियान यहाँ पे डीप केज में मिस्टीरियस सिंबल को देखता है और इसे डिकोड करने का ट्राई करता है। इन सिंबल को ये मेमोराइज कर चुका है। एक नॉर्मल मेथड इस तरह के कोड को ब्रेक तो नहीं कर सकता है। अब ये दूसरा मेथड का यूज करता है। अब इस रिप केज को अपने फोरहेड से टच कर इसमें स्पिरिचुअल पावर को सेंड करता है और जैसा ही ये करता है इसे रियलाइज होता है कि इसमें एक तरह का सील लगा हुआ है और इसे सील को ब्रेक करना होगा। अब जियान यहाँ पे अपने फ्लेम को समन करता है और रिप केज को बर्न करने लगता है। जियान यहाँ पे बैठकर अपने आंखों को क्लोज कर ट्रेन करने लगता है और इधर रूम के मिडल में ये बोन बर्न हो रहे होते हैं। काफी लेट नाइट तक इस बोन को बर्न करने के बाद इसका कलर चेंज होने लगता है और अब इसमें गोल्डन कलर आ जाता है। एक तरह का विस्कस लिक्विड यहाँ पे आता है और इसमें से एक तरह का साउंड भी निकलता है इसके वाइब्रेशन के कारण। जियान यहाँ पे अपने आंखों को खोलता है इस साउंड को सुनने के बाद और जब ये देखता है कि यहाँ पे इस फिल्म के अंदर कोई भी बोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन लिक्विड ही है, ये काफी ज्यादा हैरान होता है। अब ये सोचता है कि क्या यही तरीका था इस सील को ब्रेक करने का। अब जियान अपने फिल्म को अपने बॉडी के अंदर डाल देता है और फिर इस लिक्विड को टच करता है। ये लिक्विड जियान के फिंगर के चारों घूमने लगता है और फिर ये लिक्विड जियान के पूरे हाथों में फैल जाता है। इस लिक्विड के कारण जियान को काफी ज्यादा पेन फील होता है और ये अपने हड्डियों को भी सुन सकता है खिसकता हुआ। ये लिक्विड जियान के हाथों को काफी कसकर स्क्वीज करने लगता है, मतलब कि कसकर दबाने लगता है। ये लिक्विड जियान के हाथों के चारों ओर फैल कर सिकुड़ने लगता है। जियान सोचता है कि इस तरह तो मेरा हाथ ही नहीं बचेगा और इस दर्द को होल्ड कर पाना जियान के लिए मुश्किल हो रहा था। और फिर देखते ही देखते ये प्रेशर खत्म हो जाता है और ये गोल्डन लिक्विड भी सडनली इसका कलर धीरे धीरे फीका होने लगता है और फिर ये गायब हो जाता है। जियान को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा था। एक तरह का गोल्डन लाइट इसके हाथों में फ्लैश होता है और इसके मुंह से एक आवाज निकलता है। तो ये है ग्रेट हेवनली पाल्म ऑफ क्रिएशन। एक तरह का एक्सप्लोजन जियान के माइंड के अंदर होता है जो कि इसके सोल को भी झंझोर कर रख देता है। जियान देखता है कि ये कहीं और ही एक मिस्टीरियस स्पेस में इंटर कर चुका है। ये स्पेस उतना बड़ा नहीं है मगर ये स्पेस पूरे तरीके से खाली है। यहाँ पे पूरे स्पेस में जियान के सामने एक इंसान खड़ा है और इसके बॉडी से थोड़ा सा भी एनर्जी फील नहीं हो रहा है। जियान सोचता है कि शायद मैं किसी तरह के मेमोरी में हूँ और शायद किसी तरह के मेमोरी स्पेस में हूँ। यहाँ पे मिस्टीरियस पर्सन जियान को देख भी नहीं रहा है मगर कुछ देर के बाद एक जोरदार आवाज आता है, ग्रेट हेवनली पाल्म ऑफ क्रिएशन।
क्रिएशन। ये पर्सन बताता है कि मैंने अपने पूरे पावर को यूज कर इस तरह का लो रैंक टियान क्लास का टेक्निक को क्रिएट किया था। इस टेक्निक का मतलब है कि अपने पावर को यूज कर अपने आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करना। जियान यहाँ पे खड़े होकर इस मिस्टीरियस पर्सन के बातों को सुनने लगता है। ये मिस्टीरियस पर्सन बताता है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो इसका मतलब है कि तुम ही वो हो जिसने मेरे बोन के अंदर के सील को तोड़ा है, और तुमने वो जो गोल्डन फ्लाइवर देखा था वो तुम्हारे हाथों को प्यूरिफाई करने के लिए था। जो हाथ तुम्हारा प्यूरिफाई हुआ है तुम सिर्फ उसी हाथ का यूज कर इस टेक्निक को कर सकोगे। और ये कहने के बाद ये मिस्टीरियस पर्सन जियान को एक स्पेशल चैनल दिखाता है जिसमें एनर्जी फ्लो करेगा, और ये रियल पाथ है इस टेक्निक को यूज करने का। मतलब कि अपने हाथों में एनर्जी गैदर करते हुए कौन सा मेरिडियन से एनर्जी को गैदर करना है, ये चीज जियान को यहाँ पे पता चलता है। इस तरह का पिक्चर को देखकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये सभी चीजों को मेमोराइज कर लेता है। जियान यहाँ पे इस टेक्निक का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखता है कि किस तरह से ये टेक्निक किसी भी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पे इस तरह का तबाही को देखकर जियान यहाँ पे घबराता नहीं है, और बल्कि ये आगे बढ़कर इस मिस्टीरियस पर्सन के आगे झुककर इन्हें ग्रीट करता है। अब ये मिस्टीरियस पर्सन अपना नाम बताते हैं और कहते हैं मेरे नाम को भूलना मत, मेरा नाम जाओ हुआ है और मैंने इस टेक्निक को क्रिएट किया था। अब जियान इस स्पेस से निकलकर अपने रियलिटी में आ जाता है और यहाँ अपने हाथों को देखने लगता है। एक तरह का गोल्डन आउटलाइन बना हुआ है इसके हाथों के चारों ओर। अब जियान यहाँ पर अपने हाथों को स्टडी करने लगता है और रियलाइज करता है कि इस टेक्निक को रिलीज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेरिडियंस का ओपन होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो भी स्पेसिफिक मेरिडियंस चाहिए ये ऑलरेडी जियान के हाथों में ओपन हो चुका है। ये मेरिडियंस मिलकर एक तरह का साइकिल क्रिएट करते हैं और ये अभी भी काफी मिस्टीरियस है जियान के लिए। मगर ये मेरिडियंस अगर फुली ओपन ना होते तो फिर इस टेक्निक को रिलीज करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर अब जियान यहाँ पर सोचता है कि क्या मैं अभी इस टेक्निक को रिलीज कर सकूंगा। अब ये उड़कर ट्राई करने लगता है और अपने हाथों में डाउकी को गैदर करने लगता है उसी मेरिडियन से, मगर ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। यहाँ पर जियान रॉन्ग मेरिडियन से एनर्जी को गैदर करने लगता है और फिर एक ब्लास्ट। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद करीबन 1 घंटे के बाद जियान इन मेरिडियंस को मास्टर कर लेता है। जियान यहाँ पर डाउकी को अपने हाथों में गैदर करता है और इस बार करेक्ट मेरिडियन से डाउकी को गैदर करता है अपने हाथों में। मगर जियान यहाँ पर जितना भी डाउकी को अपने राइट हैंड में सेंड क्यों नहीं करता है। इस टेक्निक के लिए डाउकी फिर भी कमी पड़ते हैं। इस टेक्निक के लिए जियान जितना भी डाउकी क्यों ना खर्च करते हैं इसमें फिर भी कमी पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा मात्रा में डाउकी चाहिए होता है इस टेक्निक को रिलीज करने के लिए। अब जियान के हाथों के बीच में एक तरह का ब्लूइश ब्लैक स्पॉट अपीयर होता है। एक तरह का काफी खतरनाक फोर्स रिलीज होता है इसमें से, डार्क गोल्डन नाइट स्पॉट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और साथ ही ये काफी बड़ा भी बन जाता है। इस तरह का टेक्निक जियान को भी काफी टेरर फील करा देता है। यहाँ पे पवेलियन में काफी सारे डिसाइपल और एल्डर्स हैं। अगर ये टेक्निक को रिलीज कर दिया जाए फिर कोई भी यहाँ पे नहीं बचेगा। अब ये इस टेक्निक को रिलीज होने से रोकता है और अपने डाउकी को वापस से डिस्पर्स करता है। तो ये है टियान क्लास का डाउकी टेक्निक, ग्रेट हेवनली पाल्म ऑफ क्रिएशन। जियान इस टेक्निक को सीखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अगर नेक्स्ट टाइम ये किसी भी पावरफुल एनिमी से मिलता है फिर जियान को चिंता करने का जरूरत नहीं है। विद दिस टेक्निक अब ये पावरफुल एनिमी से भी डील कर सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जियान अपने मास्टर के लिए कैसे एक फिजिकल बॉडी को रेडी करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।